क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है जय प्रक्रम। तो आइए चलते हैं, ये जय प्रक्रम होता है क्या। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती हैं। जैविक प्रक्रियाओं के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। पोषण द्वारा जटिल प्राप्त खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों के अपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। आगे चलते हैं। जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवद्रव्यों का निर्माण। जय प्रक्रम के बाद जो हमारी पहली हेडिंग आती है वो आती है पोषण, न्यूट्रिशन। वह विधि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण की विधियाँ होती हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 स्वपोषण ऑटोथ्रोपिक न्यूट्रिशन और नंबर 2 परपोषण हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहली हेडिंग है स्वपोषण। ये स्वपोषण क्या होता है? ऑटोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉप के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ स्वयं या स्वयं होता है तथा ट्रॉप का अर्थ पोषण होता है। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का लवक पाया जाता है जिससे हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाते हैं। दूसरी हेडिंग है परपोषण। हेटेरोट्रॉप शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉप के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ भिन्न या पर होता है तथा ट्रॉप का अर्थ पोषण कहलाता है। परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। ऐसे जीव परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं। परपोषण के प्रकार। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मृतजीवी पोषण सैप्रोपैथिक न्यूट्रिशन। सप्रोज ग्रीक शब्द का अर्थ अवशोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से गुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मृत जीव अपघटक या सैप्रोलक भी कहलाते हैं जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इसका अर्थ यह है कि जो मृत जंतु या पौधे हैं वो अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों में अवशोषित करते हैं। यही क्रिया मृतपोषी पोषण कहलाते हैं, सैप्रोपैथिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आगे चलते हैं। नंबर 2 परपोषी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्दों पारा और साइटोस के मेल से बना है। पारा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व में तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरों प्राणी के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं और जीव जिस प्रकार शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे पोषी कहलाते हैं जैसे अमरबेल, जीवाणु। नंबर 3 प्राणी संपोषण हेलोजोसिक न्यूट्रिशन। हेलोजोसिक शब्द दो शब्दों होला और जोइक के मेल से बना है। होला शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से, पूरी तरह तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा होता है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी संपोषण कहलाता है। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं।
इसका अर्थ यह है कि जो भी प्राणी भोजन अपना तरल रूप से भोजन ग्रहण करते हैं उसी ग्रहण को प्राणी संभोजन पोषण कहलाता है और इसी विधि को प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा, मेंढक, मनुष्य। आगे चलते हैं पौधों में पोषण। स्वपोषी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो जो पौधों में जो संश्लेषण होता है, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। तो आगे चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्राणी प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल में होता है। 6CO इसका जो तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण की जो इक्वेशन है ये आपको 2 नंबर में पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन क्या है। तो इसमें बताना है 6CO2 + 12H2O, ये हमारी इक्वेशन है। तो इससे बनता है हमारा C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल मिलाकर हमारे ये प्रकाश संश्लेषण की विधि पौधों में होती है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न ग्लूकोज अणु को पौधे ऊर्जा के लिए संचित रखते हैं तथा ऑक्सीजन और जल के विसरण क्रिया द्वारा अपने पत्तियों में स्थित स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पत्तियों के स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं जब द्वारा पोषण कोशिकाओं जल अवशोषित कर फूल जाती है, जब यह रंध्र खुल जाता है, तथा इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल निकल जाता है तब यह रंध्र बंद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ घटक। नंबर 1, पर्णहरित या क्लोरोफिल। सभी स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, चाहे उनकी पत्तियां किसी भी रंग की हों, अर्थात उसमें पर्णहरित पाया जाता है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायुमंडल में CO2 0.03% मौजूद होता है। जल। पौधे भोजन बनाने के लिए जल को जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा जाइलम ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में पहुंचाते हैं। जड़ द्वारा पौधे जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि। सूर्य प्रकाश। हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। हरित पौधों में पाए जाने वाले हरित लवकों में मौजूद क्लोरोफिल की सूर्य प्रकाश में मौजूद और ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को ट्रैप या विपास कर सकते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोजों के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। आगे चलते हैं। जंतुओं में पोषण। जंतु परपोषी होते हैं, अर्थात ये जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी संभोजी हो सकते हैं। एक कोश के जंतुओं में पोषण के लिए विशेष अंग नहीं होते, ये अपना भोजन शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से करते हैं, लेकिन बहुकोश के जंतुओं में पोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। नंबर 1, अमीबा में पोषण। अमीबा में किस तरह से पोषण होता है। अमीबा एक कोश के प्राणी संभोजी जीव है। यह मृदु जलीय कोशिकाओं तथा अनिश्चित प्रकार का प्राणी है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा अपना भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोश के तथा मृत कार्बनिक पदार्थों को कूटपादों की मदद से अंतर्ग्रहण करते हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा एंजाइमों की मदद से भोजन का पाचन करते हैं। पचा हुआ भोजन समूचे शरीर में वितरित होता है और तथा अपचे भोजन शरीर की सतह द्वारा अस्थायी छिद्र से निकल जाता है। आगे चलते हैं कि पैरामीशियम में पोषण किस तरह से होता है। पैरामीशियम एलकोश के प्राणी संभोजी मृदुजलीय जीव है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया स्थान से ढका रहता है। ये भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान पर करते हैं, जो कोश का मुख या साइटोस्टॉम कहलाता है। पैरामीशियम में स्थित एंजाइम्स भोजन का पाचन करते हैं और अपचा भोजन
स्थायी अस्थायी छिद्र के निर्माण द्वारा बाहर निकाल देते हैं। आगे चलते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के विशेष अंग होते हैं जो आहारनाल कहलाता है, जिसे श्वास नली कहते हैं। आहारनाल भोजन को अंदर तक स्टोमच में पहुंचाने के लिए आहारनाल होता है, जिसमें आहारनाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का आहारनाल करीब 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैला होता है। मुख गुहा क्या है, इसका क्या कार्य है? मुख गुहा आहारनाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं में भोजन का स्वाद का पता चलता है। जीभ बोलने तथा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े में दांत धंसे होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़ तथा वह भाग मसूड़े के ऊपरी निकला होता है, सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। इसके ऊपर दंतास्थित या डेंटाइल होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती हैं। डेंटाइल के रूप में इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। नंबर 1 कृंतक इंसाइजर। नंबर 2 अग्रचर्मणक प्रेमोलर। नंबर 3 चर्मणक मोलर। नंबर 4 वेधक कैनिन। आगे चलते हैं, दंत अस्थिक्षय और दंत प्लाक क्या होता है? जब हम कोई मीठी चीज़ तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते तब यह चीज़ों हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। इनमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया पर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी परत क्रिया कर उन्हें नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बना जाता है जो दंत अस्थिक्षय कहलाता है। जब हम कभी शक्कर खाते हैं तो वे बैक्टीरिया रासायनिक अम्ल क्रिया बनाते हैं। दांत की जो बाहरी कड़ी होती है वहाँ पर एक उसे नरम बना देता है, जिससे धीरे धीरे स्थान पर छिद्र बन जाता है। और जब ये छिद्र बन जाता है तो इसे कहते हैं अस्थिक्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता तब यह दांतों पर एक स्थायी परत बना देता है। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दंत प्लाक क्या होता है और अस्थिक्षय क्या होता है। इसे एक बार देख लेना, ये 4 नंबर के अंदर आते हैं, एक बार चेक कर लेना। आगे चलते हैं, नोट में लिख लेना। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो पैरोटिड ग्रंथि, इनमें तार निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि तथा सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहलाती हैं। आगे हैं ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार जो आहारनाल से अगले भाग ग्रास नली में खुलता है तथा कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है। आगे चलते हैं, ग्रास नली। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव शुरू होता है जो उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। यह आपको 2 नंबर में बताया जाएगा कि क्रमाकुंचन क्या होता है। तो जो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न और फैलाव शुरू होता है उसे हम क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी के कारण भोजन धीरे धीरे खिसक कर ग्रास नली के आमाशय में पहुंचता है। आगे चलते हैं, आमाशय क्या होता है? पेट जो बोलते हैं हम आमाशय, पेट जिसे हम इंग्लिश में स्टोमच या बैली कहते हैं। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक, ये भी पूछा जाता है
के आमाशय का अग्रभाग जो होता है उसे कार्डियक कहते हैं और पिछले भाग को पायलोरिक भाग कहते हैं। आमाशय की भीतरी दीवार पर अंदर की ओर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर धंसा रहता है। धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। नंबर 2 भित्तीय अम्लजन कोशिकाएं। नंबर C मुख्य या जैमोजन कोशिकाएं। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जठर रस कहलाता है। जठर रस से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नाम एंजाइम्स में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम्स पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखे रह जाता है तब उनके आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण म्यूकस के स्राव घट जाती है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवारों पर अंदर की ओर धंसे हुए घाव निकल जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। भोजन में आमाशय में भोजन के वसा का आंशिक पाचन एंजाइम्स गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसाम्ल अथवा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह होता है, जिसे क्राइम कहते हैं। क्राइम आमाशय के पायलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुँचता है। अब हम जानते हैं कि छोटी क्या होता है। तो 5वें नंबर पर छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहारनाल के अंदर इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर होती है। शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं के अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन सरल होता है। छोटी आंत 3 भागों की होती है। ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बांटा जाता है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, जो आमाशय के पायलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। यह सी आकार का होता है। ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। इनमें से एक नलिका अग्नाशयी वाहिनी तथा दूसरी नलिका मूल पित्त वाहिनी होती है। जेजुनम छोटी आंत का मुख्य भाग है। यह भोजन को ग्रहणी से इलियम तक पहुंचाता है। ये भी नोट कर लेना कि जो छोटी आंत का मुख्य भाग है भोजन को ग्रहणी से तक इलियम पहुंचाता है। ये पूछा जाता है कि छोटी आंत को भोजन को कौन प्राप्त करता है। ये इलियम प्राप्त करता है। ये 1 नंबर में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लेना। इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त अग्नाशयी रस तथा आंत रस सक्सस एंटेरिकस की क्रिया से होता है। आगे चलते हैं यकृत, लीवर। ये यकृत क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। तो यकृत जो कार्य करता है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो उदरगुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित होती है। यकृत करीब 1.5 किलोग्राम का होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली जैसी रचना में होता है। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता है। पित्त के निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं। इनके कार्य भी एक बार देख लेना। पित्त के कार्य होते हैं। नंबर 1, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय क्राइम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम्स उस पर क्रिया कर सकें। और
पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा के तोड़ने वाले एंजाइम्स उस पर आसानी से क्रिया कर सकें। आगे चलते हैं। 7वां अग्नाशय। आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की तक ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। निकलने वाली अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल प्रवाहिनी मिलकर एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों पर इस प्रकार क्रिया करते हैं। ट्रिप्सन प्लस प्रोटीन बराबर ट्रिपो प्लस प्रोटीन। एमाइलेज स्टार्च ग्लाइकोजन माल्टोज बनाता है। लाइपेज एमाशीकृत वसाम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। और न्यूक्लियस तथा न्यूक्लिक एसिड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। 8वां क्वेश्चन है आंत ग्रंथियाँ। छोटी आंत की दीवारों में कई ग्रंथियाँ होती हैं। इनका स्राव आंतरस या सक्सस एंटेरिकस कहलाता है। आंतरस में पेप्टाइडेल, लाइपेज, इन्वर्टस, माल्टोस, लैक्टेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। आंतरस के एंजाइम्स तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर इनकी क्रिया इस प्रकार है। पेप्टाइड प्लस पेप्टून। पेप्टाइड तथा पेप्टून्स एमिनो अम्ल, लाइपेज और बची मत्स्यीकृत वसाम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इन्वर्टस प्लस सुक्रोज बराबर न्यूक्लियोज प्लस फ्रक्टोज बनाते हैं। माल्टेज तथा माल्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टेज तथा लैक्टोज बराबर ग्लूकोज या ग्लैक्टोजन ये बनाते हैं। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड बराबर न्यूक्लियोटाइड्स। छोटी आंत में क्राइम और भी तरल हो जाता है तथा तब ये चायल कहलाता है। चायल के पाचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर की कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं तथा रुधिर संचार के द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। अब चलते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत आहारनाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या टेक्टम कहलाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे हम सीकम कहते हैं। कोलन 3 भागों में व्यक्त होता है। ये भाग है ऊपरिगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है जो अंत में मल के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अपचा भोजन इलियम के कोलन में से होते हुए रेक्टम पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में उपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित होता है जहां से समय समय पर मलद्वार के रास्ता शरीर से बाहर निकल जाता है।